दिन भर की खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाइना। खबरों की शुरुआत करते हैं। नए साल के अवसर पर शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला की ओर से 1 जनवरी 2026 को सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में भव्य साईं उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के प्रसिद्ध भजन गायक ब्रजवासी अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को साईं भक्ति में सराबोर करेंगे। शिरडी साईं सेवा समाज द्वारा हर वर्ष नए साल के अवसर पर आयोजित होने वाला यह उत्सव पंचकुला की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। इस बार भी आयोजन को भव्य रूप दिया जा रहा है, जिसमें सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर भव्य लाइटिंग व सजावट, आकर्षक पंडाल और 51 प्रकार की झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण होगी। 1 जनवरी 2026 की शाम को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान साईं बाबा के जीवन, उपदेश और करुणा संदेशों को दर्शाती झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। उत्सव में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध रहेंगे। देश प्रदेश से आए कलाकार साईं बाबा का गुणगान करते हुए भक्ति रस की धारा बहाएंगे। शिरडी साईं सेवा समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहकर भारतीय संस्कृति, आस्था और साईं भक्ति के साथ नए साल का स्वागत करना है। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला की तरफ से सभी को जय साईं राम। जैसे कि आपको मालूम है, हर साल हमने 2008 में शुरू करा था, करीब 18वां साल चल रहा है। ये 18वीं साईं उत्सव है। इसमें इस बार जो बहुत बड़ा इंतजाम किया गया है लाइटों का, डेकोरेशन का, और जैसे आपको मालूम है कि हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हर बच्चे के, हर वो अंडर प्रिविलेज्ड और हर वो ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा साल सिर्फ सोचता रहता है कि मैं इस माहौल में कब जाऊंगा, इस माहौल में कब खाऊंगा, इन लोगों के साथ मैं कैसे बैठूंगा, उनका हौसला खोलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम ये साईं उत्सव करते हैं। इसका नाम हमने दिया हुआ है साईं उत्सव इस करके कि ये उत्सव है, ये 25 तारीख, जैसे आज 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक रोज चलेगा। रोज हम आपको इसमें डिफरेंट तरह के, बिल्कुल ही भारत संस्कृति, इसमें कुछ भी विदेशी आप देखेंगे। हमारी जो लाइट भी है, भले हमने वो थाईलैंड से या मॉरिशस से या दुबई से कहीं से आइडिया लिया है, लेकिन सारी हमारी होममेड है, सारी यहीं बैठ के तैयार हो रही है। लाइट कारीगर 1 महीने से लगे हुए हैं। हम इसमें तरह के 51 तरह के दरबार, हमारे साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी। ये हमारी पूरी टीम जो दिन रात पिछले जैसे 1 जनवरी ख़त्म होगी, 2 जनवरी को हम नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। ये हमारी टीम, मेरे पिलर्स हैं, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। और जितना मीडिया है, इन लोगों का साथ मिलता है, क्योंकि जेन्युइन चीज़ लोगों तक पहुंचती है। यहाँ पे करीब आज 25 तारीख से लाइटें ऑन हो जाएगी, डेकोरेशन ऑन हो जाएगी, तरह की झांकियाँ, तरह की मंदिर हैं। सभी आएँ, खुल के दर्शन करें। किसी चीज़ का कोई शुल्क नहीं है, किसी चीज़ की कोई फीस नहीं है। कहीं कोई पगड़ी बांध रहा है, कहीं कोई चक्की चला रहा है, कहीं पे रथ चला रहा है, जो मर्जी करो, हर चीज़ यहाँ पे फ्री है। और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि घर से अगर मंदिर दूर है, आओ किसी रोते हुए को हंसा दे। यही हमारा मकसद है, ताकि जन जन तक हमारी चीज़ पहुँचे। हर लास्ट बंदा जो ये कहता है कि मैं पता नहीं कब मेरे ये दिन आएंगे, उसके चेहरे पे जो साल बीता है, कैसे बीता है, क्यों बीता है, उसको जो भी है प्रभु का प्रसाद समझ के हम इसको अलविदा करेंगे और नए साल को बाहें खोलकर खुशी स्वागत करेंगे। यही मंशा है। आप लोग जो मीडिया हमारा साथ देते हैं, जो जेन्युइन चीज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में रोज़ शाम 4 बजे से रात को 12 बजे तक आइए। जैसे आज 25 तारीख है, आज ब्रास बैंड आएगा। 26 तारीख को हमारा हिमाचल कल्चर है, 27 को हमारा पंजाब का कल्चर नाभे से टीम आएगी, और 28 को उत्तराखंड है। ऐसे किस दिन जयपुर का है, किस रोज़ नया कल्चर है, ताकि दिखाएं ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। हम तो कह रहे हैं इसको स्वदेशी को ग्लोबल करो। कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल।
हम कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल। हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी कि जो हमारी नहीं है। भारत की संस्कृति इतनी स्ट्रॉन्ग है, हम लोग अपने आप में इतने काबिल हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा आगाज़ आज 25 तारीख को है, हम जो हमारे साईं की पाठशाला के बच्चे हैं, आज उन्होंने सुबह हवन करा। अभी हम 4 बजे तुलसी पूजा करेंगे, आज तुलसी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद हम गौ माता की पूजा करेंगे स्पेशल, जो एक आशीर्वाद के रूप में गौ माता यहाँ आएंगी, गौ पूजा होगी। उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे प्रोग्राम में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके हमारा ये प्रोग्राम देखें। बस आप शाम को हंसी खुशी आएँ, हंसी खुशी घर जाएँ, यही हमारा मकसद है। जय साईं राम। जी, कितना फंड इसके लिए इकट्ठा किया गया, कैसे फंड इकट्ठा किया और कितना लगने जा रहा है आपकी बार साईं उत्सव का फंड? देखिए, आपको मैं बड़ी क्लियर बात बताऊं, ना हमारे यहाँ कोई हिसाब है ना पता है। ये टीम बैठी है, ये कमल जी हैं हमारे, जो इनका सारा टेंटिंग का अरेंजमेंट है। कमल जी कहते हैं कि मेरे को लगाने दो, पिछले 18 सालों से ये थोड़ी बहुत ही जो लेबर आती है वो हम आपस में मिलके दे देते हैं। आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हमारे कमल जी ने हमारे लिए सेवा ही दी है। बरनाला से, अमृतसर से, फिरोजपुर से लाइटों वाले आते हैं, वो सिर्फ हमसे लेबर लेते हैं। हमारे करीब 2 लाख बंदों का खाना बनाते हैं, टॉप केटर्स, जिसमें फूड क्राफ्ट है, 4 सीजन्स है, अम्ब्रोजिया, शेफ एंड बटलर, बड़े केटर्स हैं। आज तक उन लोगों की पीठ सुनती है, आज तक हमसे एक पैसा नहीं लिया। पैसा लगता है लेकिन उसमें ये महापुरुष जो दानी लोग बैठे हैं, आपस में हम डाल लेते हैं। बहुत कृपा है भगवान की। लेकिन लोग कहते हैं कि आप पर्चियाँ क्यों नहीं काटते, आप फंड्स क्यों नहीं इकट्ठे करते। जब लेने वाले नहीं लेते तो हमने किसके लिए लेना है। जब सरकार से निवेदन है हमें मंदिर की जगह दी जाए, ऐसी जगह दी जाए, हम बच्चों को स्कूल जैसे चला रहे हैं वहाँ पढ़ाएं उनको, तो जगह दी जाए ताकि हम और बड़े तरीके से समाज की सेवा कर सकें। तो फिर से स्कैनर्स क्यों लगे हुए हैं? अगर फंड की जरूरत नहीं है तो फंड आप आपस में ही कर लेते हैं, कोई लेता नहीं, तो स्कैनर्स की जरूरत कहाँ पड़ गई थी? देखो, स्कैनर की जरूरत है, डोनेशन लोग देते हैं। अब आप आए हो मत्था टेक के, आप 10 रुपये देना चाहते हो तो उसमें हम क्यों मना करेंगे। हम किसी को किसी भी स्टॉल पे किसी से पैसा नहीं मांगा जाएगा। स्कैनर तो देखिए, मंदिर का जो फोटो लगी है, दरबार लगा है, उसमें हर बंदे ने कुछ ना कुछ चढ़ाना होता है, तो उसकी वजह है ताकि उसको बताओ ठीक जगह पैसे जा रहे हैं, ये पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखिए, किसी की श्रद्धा है, आप वो यहाँ पे पैसा चढ़ा दे, अब किसी को पकड़ा दे। ये स्कैनर हमारे सिर्फ ये लगते हैं अगर आपकी श्रद्धा है। जैसे हम लोग फ्रूट का प्रसाद है, हम फ्रूट के लिए ड्यूटी लगा देते हैं अपनी संगत की। अब कोई कहता है मैं 500 डालना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं 1000, कोई। अब हम एक जगह से जैसे केले का ट्रक ले लेते हैं, हमारे करीब लाखों की संख्या में फ्रूट लगता है, तो इस करके ये चीज़ें हैं। सिक्योरिटी का कैसे इंतजाम रहेगा? लाखों लोग शामिल होंगे, किस तरह से सिक्योरिटी की जाएगी? सिक्योरिटी हर साल कितनी मदद मिल रही है? प्रशासन, देखिए, पंचकुला एडमिनिस्ट्रेशन, पंचकुला हरियाणा की सरकार, और चाहे कारपोरेशन, चाहे HSBP, हुडा, सब की बहुत मदद मिल रही है। पुलिस हमारे पूरा साथ दे रही है। हमारी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है पूरी रहेगी, प्लस हमारी जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो पूरी रहेगी। भगवान का शुक्र है कि आज तक कोई ऐसा चीज़ हुई नहीं, पर हम हर चीज़ का इंतज़ाम करेंगे। यहाँ 8 दिन यहाँ पे एम्बुलेंस रहेगी पारस हॉस्पिटल की, यहाँ पे 8 दिन नर्स स्टाफ रहेगा, डॉक्टर्स रहेंगे। अगर किसी को किसी तरह की हल्की सी भी प्रॉब्लम आती है, किसी के पिन चुभ गया, किसी का कुछ है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हर जन जन तक वो सुविधा पहुँचाए जो हम खुद अपने लिए चाहते हैं, तो जनता को भी देंगे, अच्छा भी लगेगा। और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, आप लोग इतने सालों से हमारे से जुड़े हुए हैं, आपको अगर कहीं हमारी कोई चीज़ आपको कमी लगती है हमें बताइए, हमने दूर करेंगे उसको, लेकिन किसी तरह की समस्या ना आए उसके लिए हम पूरी इंतजाम करते हैं। ठाकुर साहब, इस बार 1 तारीख को जो मेन मुख्य कार्यक्रम होगा, कौन सी मुख्य अतिथि कौन होगा? सारा जो मुख्य अतिथि हमारे लिए तो जो लास्ट आदमी है, हमारे यहाँ पे कभी भी किसी को मतभेद नहीं होता। हमारे यहाँ अगर आपने देखा भी होगा, अगर हम किसी को शॉल देंगे तो सबको देंगे, अगर हम किसी को टोपी देंगे सबको देंगे, क्योंकि सारे बराबर हैं। हमारे इस बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये हरियाणा क्या, नॉर्थ इंडिया क्या, भारत का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें करीब 2-2.5 लाख लोग फाइनल डे पे आते हैं और करीब 50 से 70 हज़ार लोग रोज़ 8 दिन यहाँ पे डेकोरेशन और मंदिर देखने आते हैं। कई सालों से आप साईं उत्सव का आयोजन करवा रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ नया करते हो, तो इस बार क्या नया रहेगा?
इस बार हमने हरियाणा और पंजाब का कल्चर दिखाया है। भी हमारे आप अगर पीछे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या सभ्यता है। जैसे आम लोगों में क्या होता है कि प्रोफेशनल सिंगर्स बुला लिए, वो आगे जब बॉलीवुड बुला लिया, हम लोगों ने यहाँ पे एक दिन पंजाब का कल्चर दिखाएंगे। अब मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे पूरे पंचकुला में किसी बरादरी ने कभी हरियाणा का उत्तराखंड का कल्चर दिखाया हो। उत्तराखंड की टीम आएगी डांस करने, पंजाब की पूरी छांट के टीमें मंगाई हुई हैं हमने जो आगे करेंगी। आगे कभी आपको डांडिया दिखेगा, कभी मतलब लोगों में वो चीज़ करेंगे जो हमें पता है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई हैं। तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ पे कूड़ा उठाते थे, भीख मांगते थे, जिनके माँ बाप के पास कोई इंतज़ाम ही नहीं था, उन बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं। वो बच्चे यहाँ परफॉर्मेंस करेंगे, उनसे हौसला खुलेगा उनका भी, और बच्चे आएंगे। आप मानेंगे नहीं, पिछले 6 दिन से यहाँ पे हम जैसे इंतज़ाम कर रहे हैं, लोग आके पूछ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि लाइटें कब ऑन होंगी, ये मंदिर कब खुलेंगे। तो बस ये चीज़ें, नई चीज़ें इसमें ये हैं। लाइट जो पहली बार फूलों की यहाँ पे गुफा बनी है, फूलों का काम है। रनिंग लाइट्स हैं, जैसे आप गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे डिज़ाइन बदल जाएगा। तो एक्साइटमेंट है लोगों में। टनल बहुत अच्छी, मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी लाइट कभी लगी हो जो है, और मंदिर बने हो, सभ्यता बहुत अच्छी दिखेगी। भजन गायक कौन आ रहे हैं? इस बार हमने, क्योंकि हमारा तल्लक यही रहता है कि जिसमें भगवान रमा हो, जो रमा हो भगवान में, उसी को बुलाया जाए। हमने आज तक वैसे सिंगर बुलाए हैं। पहली बार है कि हम सिंगर का नाम पहले बताने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे हेमंत ब्रिजवासी जी आ रहे हैं, जो कि साईं बाबा का भजन भी सुनाएंगे, माता रानी का भी भजन सुनाएंगे, कृष्ण जी का भी सुनाएंगे, खाटू श्याम जी का सुनाएंगे। आपको यहाँ पे पिछली बार जब हम यहाँ आए तो गवर्नर साहब आए थे, साथ में संपूर्णानंद महाराज जी। संपूर्णानंद महाराज जी ने कहा था कि ये तो मेरे को लग रहा है इंद्रलोक। तो आज इस बार भी आपको इंद्रलोक लगेगा। 51 तरह के दरबार बनेंगे, और मेन बड़ा दरबार होगा 200 फुट का, करीब 1200-1300 फुट के दरबार होंगे। बहुत अच्छे, सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम होगा, सिक्योरिटी का पूरा होगा। बस आप जो हमारी गलती होगी उसको ये समझ के कि हम आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, वो हमें बताइए, और अगली बार उसको और बेटर करें। सर, हर बार की तरह जैसे पंचकुला में कई उत्सव होते हैं, पर वीवीआईपी कल्चर इतना ज़्यादा मतलब बढ़ावा मिल रहा है, आम लोगों को इवेंट से दूर कर दिया जाता है। आम लोग इतना मेल जोल नहीं बढ़ा पाते उस इवेंट में। तो ऐसा कुछ आपके द्वारा भी किया जाएगा कि वीवीआईपी लोगों का ही भरमार रहेगी? जैसे मैंने आपको कहा है कि पहले आपको बताया है कि यहाँ पे हमारे लिए आप भी वीआईपी हैं। हमारे पास जो यहाँ पे मूंगफली बेचता है, जो यहाँ रिक्शा चलाता है, हमारे लिए वो भी वीआईपी आई, क्योंकि ये ओपन है। यहाँ कोई शुल्क नहीं है, यहाँ कोई टिकट नहीं है, यहाँ कोई कल्चर ऐसा ही, हमने कोई ऐसे गेट नहीं बनाते। कभी हमारे किसी पे आप वीआईपी लिखा नहीं देखोगे। हम ये चाहते हैं कि कल जो आ रहा है वो उसको भी ये समझना पड़ेगा। अगर हमने जब शुरू करा था 500 लोगों से शुरू करा था, आज ये जाके लाखों में संख्या होगी। तो अगर पब्लिक हमसे खुश है, हमारा सिस्टम समझ आ रहा है, हम उनको समझ रहे हैं, तो इसी करके आ रही है। तो पंजाब कला भवन सेक्टर 16 चंडीगढ़ में पंजाब साहित्य अकादमी की ओर से पंजाबी लेखक सभा चंडीगढ़ तथा साहित्य विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के सहयोग से 2025 के पंजाबी साहित्य के मूल और मूल्यांकन विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि ये कार्यशाला 3 दिन तक चलेगी, जिसमें पंजाबी साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कार्यशाला के पहले दिन कविता विधा पर गहन चर्चा होगी, जिससे साहित्यकार और लेखकों ने अपने विचार साझा किए। मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत सिंह है, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੈਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਯਤਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ 16B ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਰਚੇ ਗਏ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। BBMB DAV स्कूल तलवाड़ा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आज DAV बचाओ मोर्चा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में शामिल छात्र, अभिभावक और अन्य समर्थक BBMB कार्यालय के घेराव के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें पहले ही प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। इस बारे में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मामला लगभग 1200 बच्चों की शिक्षा और भविष्य से जुड़ा है। स्कूल से संबंधित EOI प्रक्रिया के कारण एक सुचारू रूप से चल रहे शैक्षणिक संस्थान को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में सभी चिंतित हैं। इस दौरान छात्र नेता सनी मेहता को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। इस बारे में प्रदर्शनकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक था और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का उद्देश्य नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित, सार्वजनिक भूमि और शिक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर के विभिन्न सेक्टरों में यूनिपॉल और विज्ञापन पैनलों पर डिजिटल विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए बड़ा टेंडर जारी किया है। यह टेंडर BOT यानी कि बिल्ड ऑपरेटर एंड ट्रांसफर आधार पर जारी किया गया है, जिसके तहत चयनित एजेंसी को निर्धारित स्थानों पर विज्ञापन लगाने, संचालन करने और तय अवधि के बाद निगम को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा। नगर निगम की ओर से जारी निविदा के अनुसार ये टेंडर कुल 75 विज्ञापन स्थलों के लिए है। इसमें 16 स्थान यूनिपॉल के लिए और 59 स्थान विज्ञापन पैनलों के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर डिजिटल विज्ञापन प्रदर्शित किए जाएंगे। टेंडर की अनुमानित कुल लागत करीब 19 करोड़ 96 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि पहले वर्ष के लिए अनुमानित कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। 3 साल का ये लाइसेंस होगा। नगर निगम द्वारा शर्तों के अनुसार कहा गया है कि 3 वर्ष के बाद लाइसेंस दिया जाएगा। इसके बाद संतोषजनक कार्य और प्रदर्शन के आधार पर इसे आगे 2 वर्ष के लिए सालाना आधार पर बढ़ाया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर यह अनुबंध 5 वर्षों तक चल सकता है। लाइसेंस फीस में हर साल वृद्धि का भी प्रावधान रखा गया है, जो चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश 1954 प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी। धनास की रीसेटलमेंट कॉलोनी में 50 बेड वाला अस्पताल बनने के लिए जा रहा है। आपको बता दें, प्रशासन ने इसकी मंजूरी दे दी है। अस्पताल बनाने के लिए लगभग 0.99 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस संबंध में स्टेट ऑफिस की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी मेमो के अनुसार ये निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से प्रस्तुत आवश्यकता के आधार पर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एरिया में बढ़ती आबादी और सीमित चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए नए अस्पताल की जरूरत जताई है। इसके बाद अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट और संबंधित तकनीकी विभागों से विचार विमर्श कर जमीन को चिन्हित किया गया। दस्तावेजों की माने तो चिन्हित की गई जमीन रीसेटलमेंट कॉलोनी धनास में स्थित है और इसे सर्वे प्लान में लाल रंग से दर्शाया गया है। ये भूमि स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि यहां 50 बेड का अस्पताल स्थापित किया जा सके। हालांकि इस जमीन का स्वामित्व चंडीगढ़ प्रशासन के पास ही रहेगा और स्वास्थ्य विभाग इसका उपयोग केवल अस्पताल निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए करेगा। इस प्रस्ताव को अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के मुख्य वास्तुकार
सरकार द्वारा भी स्वीकृति और सिफारिश दी जा चुकी है। स्थल को उपायुक्त बताते हुए निर्माण की गई को अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अस्पताल का लेआउट प्लान भी तैयार कर संबंधित विभागों को भेज दिया गया है ताकि आगे की तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। प्रशासनिक आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल का निर्माण चंडीगढ़ प्रशासन की साल 2005 की भूमि आवंटन नीति के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर।